नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मावेणी, वणक्कम, प्रणाम। हमारे साथ जुड़े हुए लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर। बड़ी मजेदार न्यूज आ रही है। फ्रॉम ताइवान टू बांग्लादेश तो पाकिस्तान एक राउंड मारने वाले हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ, क्योंकि सिचुएशंस बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं सर। सबसे पहले ताइवान के ऊपर रैपिड फायर राउंड। ये चाइना ने मैं एक इमेज दिखाने जा रही हूँ। चाइना ने ताइवान को कल घेर लिया था चारों तरफ से। ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त अटैक कर देंगे और चाइना में मिलाने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी जी। देखिए, सबसे पहले नमस्कार आपको और आपके ऑडियंस को। जय हिंद, जय भारत। जो आप न्यूज़ बता रही हैं ताइवान के बारे में, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ताइवान जो है चाइना के लिए एक आँख आँख में जो बोलते हैं ना, फोड़ा है। और उस आँख के फोड़े को ये लोग चाहते तो हैं निकालने के लिए, लेकिन निकाल नहीं पाते हैं। हुआ क्या है, कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी निकाली है चाइना के खिलाफ। तो उसके बाद शी जिनपिंग का एक एक बयान भी आया था, और उस बयान के बाद ये हरकत की गई है जिसमें कि वो लोग ताइवान को चारों तरफ से घेर के ये मैसेज देना चाहते हैं अमेरिका को कि भाई ताइवान के साथ जो है आप छेड़खानी मत करिए। ताइवान जो है चाइना का हिस्सा है और ये हमेशा रहेगा। उनके जो वन चाइना पॉलिसी है उसको वो दर्शाना चाहते हैं दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पावर को। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, चाइना अटैक नहीं करेगा। ये तो मैं आपको लिख के देता हूँ, ताइवान के ऊपर चाइना अटैक नहीं करेगा। और उसका कारण ये है कि ताइवान को बैकिंग है जापान की, बैकिंग है यूएस की, और कुछ हद तक मैं बोलूँगा ऑस्ट्रेलिया की भी। अब यहाँ कोई लोग बोल रहे हैं भाई इसमें भारत का क्या लेना देना, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो वाला हाल सोच रहे हैं लोग। लेकिन ऐसा है नहीं। भारत अब्दुल्ला नहीं है, भारत राम है। तो जब भारत राम है तो राम का कनेक्शन तो पूरा जम्बो द्वीप का, आपने वो जो हमारा मंत्र सुना है वो है। तो इंडो पैसिफिक जो है वो भारत का मंत्र है। इंडो पैसिफिक में बिना भारत के आप कुछ भी चाइना के अगेंस्ट नहीं कर सकते हैं आज की स्थिति में। और उसका कारण है कि चाइना की जो नेवी है इस समय दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, अमेरिका से भी बड़ी नेवी है। एडवांटेज अमेरिका को ये है कि उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स ज़्यादा है। जो आपने डायग्राम दिखाया था उसमें जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स का जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी हद तक काफ़ी हद तक ताइवान को बचा के रखता है, क्योंकि अमेरिका का जो इंडो पैसिफिक कमांड जो हवाई में है वो इसके ऊपर बड़ी पैनी नज़र रखता है ताइवान के ऊपर। उनके शिप्स और उनके जो टास्क ग्रुप्स हैं ये हमेशा इधर रहते हैं। फिलीपींस में उनका बेस है परमानेंट, जो कि ताइवान से ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसलिए चाइना भी जानता है कि अगर मैं अटैक करूंगा तो चाइना की हालत वही होगी जो यूक्रेन की हालत हो रही है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई में। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, इस लड़ाई को खाली हवाई हमले और खाली आप मिसाइल ठोक करके ताइवान को अपने में नहीं मिला सकते हैं। ताइवान को मिलाने मिलाने के लिए आपको जमीन का कब्जा करना पड़ेगा, और जमीन का कब्जा करने के लिए आपको ट्रूप्स भेजने पड़ेंगे। ट्रूप्स जब भी आपने भेजा है, आजकल की जो लड़ाई हो रही है उसमें अगर आप इजराइल हमास को देखें, हमास छोटा सा 20 स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका था, 20 किलोमीटर बाई 15 किलोमीटर ऐसे कुछ उसका डायमेंशन है, उसने इजराइल तक को रोक के रखा हुआ है। और ताइवान तो फिर भी हमास से बहुत बड़ी जगह है। तो इनकी नाक में दम हो जाएगा वहाँ पे लड़ते लड़ते। वहाँ पहाड़ है, वहाँ की टेरेन काफ़ी डिफ़िकल्ट है, जिसकी वजह से ग्राउंड लड़ाई में उनको दिक्कत होगी। तो इसलिए ग्राउंड की लड़ाई तो वो लड़ेगा नहीं। जहाँ तक हवाई लड़ाई का सवाल है या पानी की लड़ाई का सवाल है, दोनों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जो इंडिया है वो एक तरह से सुपीरियर हो जाएंगे चाइना के खिलाफ। इंडिया वहाँ नहीं जाएगा, लेकिन इंडिया जो है वो इंडियन ओशन के अंदर अपना एक प्रभुत्व जमाएगा, जिसकी वजह से इंडो पैसिफिक के अंदर ट्रेड बंद हो जाएगी। अगर वहां से ट्रेड बंद होगी तो चाइना के ऊपर उसका डायरेक्ट असर पड़ेगा। अगर भारत जो है इंडियन ओशन में हुक्का पानी बंद कर दे चाइनीज शिप्स का, करेगा नहीं या करेगा या नहीं करेगा वो अलग बात है। इसी वजह से मेरी तरफ से एक सुझाव भी है कि अगर हम क्वाड का हेडक्वार्टर अंडमान में बना दें, मान लीजिए, क्योंकि भारत क्वाड की लीडरशिप लेने वाला है। अगर भारत क्वाड की लीडरशिप लेता है और अंडमान में एक हेडक्वार्टर बनाता है
तो वो एक बहुत बड़ा संदेश होगा चाइना के लिए। चाइना के साथ हमारा कोई वो नहीं है कि हम उसके साथ बुरा रिलेशन रखना चाहते हैं। लेकिन अगर उसको ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। 3 साल ठीक रहेगा, चौथे साल गलवान कर देगा, डोकलम कर देगा। तो ऐसे लोगों को पहले अपना ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा हमारे ऊपर, तभी हम उनके ऊपर विश्वास करेंगे। अगर ट्रस्ट की कोई एक परिभाषा है तो वो रशिया और इंडिया है। इसके अलावा मैं किसी और देश को भारत के साथ उस ट्रस्ट की नज़र से नहीं देखता हूँ। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे अमेरिका के साथ हम ट्रांज़ैक्शनल रहेंगे। तुम करोगे, हम करेंगे। हम ऐसा नहीं हुआ कि वन वे टिकट होगा, वो अब खत्म हो गया। भारत जो है तीसरी बड़ी आर्थिक या अर्थव्यवस्था बन रही है, बनने वाली है या बन गई है, मेरी तरफ से समझ लीजिए। तो ऐसे बड़े फोर्स को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। आज बिना भारत के कोई भी अपनी इकोनॉमी को ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि $800 मिलियन का जो मार्केट है मिडिल क्लास का, वो और किसी देश में नहीं है, ना ही चाइना में है। चाइना को भी उतनी भारत की ज़रूरत है जितनी अमेरिका को भारत की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि पहले भी बताया था कि डिस्पाइट टैरिफ और 75% ऑयल के ऊपर तो 75% लगा दिया था इन्होंने, हमारा एक्सपोर्ट 10% बढ़ा है अमेरिका से। और उसको खामियाजा कौन भुगत रहा है? अमेरिका की पब्लिक। जी। तो जिस तो जिस तरीके से चाइना ने ताइवान को घेरा, वैसे ही तो बांग्लादेश भी घिरा हुआ है भारत से। बस वो अलग बात है कि उछल कूद ज्यादा मचाते हैं। अब देखिए, मैंने बीच में आपको बोलते समय कुछ एक हिंट दिया था कि अगर हम क्वाड अंडमान में क्वाड का हेडक्वार्टर बना देते हैं, अब आप सोचिए कहाँ से आएगा चीन उसकी मदद करने के लिए? पाकिस्तान कहाँ से आएगा उसकी मदद करने के लिए? हवाई रूट से उसकी बैंड बज जाएगी भारतीय एयर स्पेस के ऊपर से, अगर कुछ भी लाने की कोशिश की। वाया चाइना आएगा, हमको उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा, अगर चाइना होते हुए वो आता है। चाइना बाय एयर आता है, किस रीज़न से आएगा? अगर वो इस रीज़न की वजह से चाइना बांग्लादेश को फिज़िकली सपोर्ट करता है, तो हमारे पास चाइना को सबक सिखाने के लिए बहुत सारे इलाके हैं बाउंड्री पे। समुंदर में क्वाड का, अगर मैंने जो जैसे आपको बोला, अगर अंडमान में एक वो बन जाता है, तो उधर तो रास्ता ही बंद हो गया ना जी। पाकिस्तान को तो हमारा केप ऑफ सॉरी श्रीलंका को घूम के आने में ही उसका आधा टाइम निकल जाएगा, और आधे रास्ते में उसको हम कहीं भी रोक सकते हैं। पूरा हमारा वेस्टर्न कमांड उधर पड़ा हुआ है। कहने का मतलब है, ताइवान की स्थिति में और बांग्लादेश की स्थिति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ताइवान को भारत ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, कोई रास्ता ही नहीं है उसके पास। तीसरी कंट्री को आने के लिए किसी देश से गुजरना पड़ेगा, या तो म्यांमार से या फिर भारत से, अगर चीन को आना है तो, या फिर समुद्री रास्ते से। समुद्री रास्ते में अगर हमारा नेवी है वो और उसके लिए मुसीबत। पाकिस्तान को आना है या तो एयर से आएगा। एयर से आएगा तो क्या हम क्या चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं? कल उनके डिफेंस मिनिस्टर ने बोला कि भाई हमारे नूर खान बेस पर, डिफेंस मिनिस्टर या दूसरा कोई मिनिस्टर था, आई थिंक डेप्टी डेप्टी ने, सेफ्टी में। उसने, हाँ, उसने बोला कि भाई नूर खान बेस पे हमें अटैक हुआ था। उसके बाद उनका प्रेसिडेंट बोलता है हमको एडवाइस दिया गया कि हम बंकर में जाके छुप जाएं। फिर बोलता है हम बंकर में छुपने वाली कौम नहीं है। मैंने कहा छुपने के बाद तो कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। सो कहने का मतलब है, जो देश खाली हमले के सुनने से ही बंकरों में चला जाए, तो क्या बांग्लादेश की मदद करेगा? बिल्कुल सही सर। आपने एयरफोर्स की नाम ली, ये लोग तो फिर से वापस रिज्यूम करने वाले हैं फ्लाइट सर्विसेज अक्रॉस ढाका एंड पाकिस्तान। करें तो हम ना ढाका को परमिशन देंगे अपना एयर स्पेस यूज करने के लिए, ना हम पाकिस्तान को देंगे। घूम के आए वाया चाइना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उतना और पेट्रोल खर्च होगा, कंगाल देश और कंगाल होगा, हमारे को क्या दिक्कत है? आप, एक तो भीख मांग रहा है, दूसरा भी भीख मांगने लग जाएगा, मांगना शुरू कर ही दिया है उसने। तो दो कटोरे मिलकर के एक बड़ा कटोरा बन जाएंगे भीख मांगने का। और मांगेंगे किससे? उसी सऊदी अरेबिया, उसी यूएई से, उसी, आपको पता है किसी जमाने में सऊदी अरेबिया जो अपने बुचर खाने का वेस्ट होता था वो यहाँ भेजा भेजा जाता था। इस तरह की चीजें हैं इन लोगों की। तो अब करना है तो करने दीजिए इनको, अपने आप ही चारों तरफ से लात पड़ेगी, अपने आप ठीक हो जाएंगे। हमको बांग्लादेश को कुछ भी बड़ा करने की जरूरत नहीं है। लोग चाहते हैं कि हम कुछ करें,
ताकि एकदम हमारा जो देश है दो फ्रंट पे ध्यान आ जाए हमारा। पाकिस्तान का गेम ये है कि इसको किसी न किसी तरह से बांग्लादेश से उलझाया जाए भारत को, ताकि उसको आराम मिले उसके ईस्टर्न सेक्टर यानी कि हमारे वेस्टर्न सेक्टर पे, और वो फिर अफगानिस्तान के ऊपर पूरा ध्यान रखे, बलूचिस्तान के ऊपर ध्यान रखे, या के खैबर पख्तूनख्वा केपीके पे ध्यान रखे। तो ये उसका गेम है, हम उसके गेम में नहीं पड़ने वाले हैं। मरे हुए को क्या मारना, मैंने पहले बार भी बोला था कई लोगों को, बांग्लादेश मर गया है। जब तक यूनुस रहेगा, यूनुस उसकी कब्र खोद के जाएगा यहाँ से। ये मैं आपको बता दूं, हमारे लिए यूनुस बहुत अच्छा है। वो इंश्योर कर रहा है कि बांग्लादेश की कब्र वहीं खुद ही खोदे। आपने कहानी सुनी है ना, कालिदास की कहानी है, जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। जी यूनुस और जी। कालिदास से तुलसीदास है, तुलसीदास, वन ऑफ द टू। सो कालिदास, मैंने कालिदास का सुना हुआ है। कालिदास जो थे वो ये कालिदास बन रहे हैं। यूनुस यूनुस उस हालत में है, तो हमें सर बांग्लादेश से इन्होंने जाना। आनंद सर इन्होंने आनंद फानन में डिफेंस और वो भी कर रहे हैं, डिफेंस ट्रीटी भी कर रहे हैं। तो मेरे ऊपर देखिए, अटैक होगा तो तुम भी आना बचाने के लिए, तुम्हारे ऊपर अटैक होगा तो मैं भी आऊंगा बचाने के लिए। म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट की बात चल रही है, फाइनल स्टेज पे है। पहले इनका प्लान था कि इलेक्शन के बाद ये साइन करेंगे नई गवर्नमेंट से। अब नई गवर्नमेंट तो आने का मुझे आसार नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यूनुस ने और जमाते इस्लाम ने पूरा भूमिका बना ली है कि इस इलेक्शन को किसी तरह से टाल दो, क्योंकि बीएनपी के आने के बाद जमाते इस्लाम इलेक्शन नहीं जीत सकती, और तारिक रहमान वहां आ गया है। अब होगी प्रॉब्लम जमात को जो पावर मिला हुआ है, यूनुस के पीठ पीछे से जो वार कर रहा है, वो वार तभी आगे चलेगा अगर वो किसी न किसी तरह से इलेक्शन को पोस्टपोन कर दे। और मुझे जहां तक लगता है ये हादी की किलिंग, ये अभी हिंदुओं के खिलाफ जो वहां पे अत्याचार करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारा कुछ प्लान्ड है इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए। कि अब देखिए, वो ऐसा इलेक्शन अनाउंस किया गया वहां के इलेक्शन कमीशन द्वारा, जिसका कि काउंटिंग का भी नहीं बताया है, कुछ भी डेट आगे की नहीं बताई गई, वो बाद में घोषणा की जाएगी। तो ऐसे इलेक्शन का तो मुझे कोई सरपैर ही नजर नहीं आ रहा है, जिसमें एक मेजर पार्टी जो है अवामी लीग, वो बाहर है। और आपको ये भी बता दूं कि अवामी लीग वहां की बहुत बड़ी पार्टी है। इस समय जरूर आर्मी की वजह से इन लोगों को सपोर्ट मिला हुआ है, नहीं तो 50-60% लोग जो हैं बांग्लादेश के अवामी लीग के साथ हैं अभी भी। और ये वो अवामी लीग है जिसने 1971 में हथियार उठाया था पाकिस्तान आर्मी को वहां से निकालने के लिए। तो आप क्या समझते हैं, ये क्या बोलते हैं, जमात और इसके इनसे डर जाएंगे? ये पक्का वहां पे कुछ न कुछ अंडरग्राउंड करते रहेंगे, ताकि इनकी नाक में दम लगा रहे। मुझे नहीं लगता कि वहां पे अभी शांति आएगी बांग्लादेश में, पॉलिटिकल वार होके रहेगा। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है म्यूचुअल एग्रीमेंट का, तो मैं ये कहूंगा ये सऊदी अरेबिया की तर्ज पर इस तरह का एग्रीमेंट करने की कोशिश की गई थी। कोशिश ये थी इलेक्शन के बाद करें। अब उनको लगता है क्योंकि इलेक्शन होगा नहीं, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि इसी गवर्नमेंट के साथ हम इलेक्शन साइन कर ले। पहली बात तो ये गवर्नमेंट है नहीं, ये जायज गवर्नमेंट ही नहीं है, क्योंकि पुरानी पार्लियामेंट तो पहले से पड़ी हुई है यहाँ पे। तो किस बेसिस पे ये लोग अपना आगे कर रहे हैं? वो बोलते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही चल रही है यहाँ पे। अगर वो एग्रीमेंट अभी कर लेते हैं, तो एक टेक्निकल उनके पास एक लीगल कहने को डॉक्यूमेंट हो जाएगा कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अब क्या सपोर्ट करेंगे, आपको मैं बताता हूँ। आर्थिक दृष्टि से दोनों कंगाल हैं, तो दो कटोरे एक साथ मिलके बड़ा कटोरा बनेंगे और सऊदी अरेबिया के पास चले जाएंगे। देखिए, पहले हम एक थे, अब हम जुड़वा भाई हैं, दोबारा मिल गए हैं। अब हमको एक साथ और आपको हमको भीख देनी पड़ेगी। दूसरा था कल्चरल एक्सचेंज। कौन सा कल्चरल एक्सचेंज होगा भाई वहां पे? ये बंगाली, वो उर्दू, बोलने का लैंग्वेज अलग, डांस का लैंग्वेज अलग, आर्ट की लैंग्वेज अलग, और उसके ऊपर एक ही कल्चर मिलता है दोनों में। और वो कल्चर है कि वहां पे लश्कर तैयबा है, यहाँ पर जमात इस्लाम है। तो टेरर का कल्चर जरूर मिल रहा है। तो जो कल्चरल कोऑपरेशन की बात हो रही है, वो टेररिज्म के कोऑपरेशन की बात हो रही है, ताकि उनके थ्रू भारत के अंदर कुछ गड़बड़ी मचाए। तो भारत भी क्या हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है? उनके पूरे बांग्लादेश के ऊपर सर्वेलेंस चल रही है, उनके पोर्ट्स पर, उनके एयरपोर्ट्स पर, उनके जितने भी ऐसे ठिकाने हैं जहां से वो भारत के अंदर घुसपैठ कर सकते हैं, डबल ट्रिपल
सर्वेलेंस चल रही है, हर मीन्स से सर्वेलेंस चल रही है, ताकि वो लोग नए साल में कुछ नया ना करें, कुछ नया करने की हिम्मत ना करें। तो जो मौलाना मुनीर जो हैं वहाँ से बोलते हैं ना कि अगला हमला हम ईस्ट से करेंगे, वो इसी उम्मीद में कर रहे थे कि इस तरह का हम म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन करेंगे, वहाँ आईएसआई को भेजेंगे, भेजा हुआ है उन्होंने आईएसआई को, 10-12 ट्रेनिंग कैंप भी उन्होंने बना रखे हैं। लेकिन देखिए ये सारी चीज़ें दूसरा देश जो है वो देखता है, पड़ोसी देश जो है ऐसे नहीं चुप बैठता है। भैया हम लोग भी चाणक्य की औलाद हैं, तो अब चाणक्य की औलाद चाणक्य ही रहेगी, और इस समय तो 2-3 बड़े-बड़े चाणक्य हमारे देश में घूम रहे हैं। कुछ न कुछ ज़रूर अच्छा होगा, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस एग्रीमेंट को कोई ज़्यादा तूल नहीं देता हूँ, अभी तो हुआ नहीं है बट हो जाएगा, लोग ऐसी बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका वहाँ से हाथ पीछे खींच रहा है, रीज़न क्योंकि उनको सेंट मार्टिन आइलैंड मिल गया है। पहले सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं चाहिए था, इसलिए शेख हसीना को निकाला, अब भोग रहे हैं, यार क्यों निकाल दिया शेख हसीना को? उनका एक और आदमी मरा हुआ मिला है सेंट मार्टिन आइलैंड पे, अमेरिका का। सर कब की बात है ये? ये बोलते हैं 2-3 दिन पहले की बात है। अब कितना सही है, कितना गलत है वो मुझे नहीं पता है, बट ऐसी अफ़वाहें उड़ रही हैं। अगर ऐसी अफ़वाहें उड़ रही हैं तो अफ़वाहों में कुछ न कुछ सच्चाई तो होएगी भाई। कोई जहाँ जहाँ धुआँ है वहाँ आग ज़रूर लगी होगी। तो इस तरह की कुछ बातचीत चल रही है, मतलब खबरें मीडिया में घूम रही हैं, हालाँकि इसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। लेकिन सर मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सेंट मार्टिन आइलैंड में लोगों का जाना बंद कर दिया गया है। कुछ लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि उनका आर्मी चीफ गया था 2 हेलीकॉप्टर के साथ, हालाँकि बैकअप हेलीकॉप्टर होता है हर एक आर्मी चीफ के लिए। लेकिन उसमें इवैक्यूएशन भी हो सकता है गलत भी हो न्यूज़, लेकिन कुछ ऐसे अगर चल रहा है तो मतलब देयर इज़ समथिंग इन इट। एक कर्नल साहब तो बहुत पहले ही मिले थे ढाका में। तो अमेरिका जो है यहाँ से हाथ खींचने वाला है, वो आप यकीन कर लीजिए। और क्वाड अगर कुछ अंडमान में उसका प्रेजेंस आ जाती है भारत के नीचे, तब तो आप समझ लीजिए बांग्लादेश इज टोटली आउट ऑफ दी, मतलब उसको कोई बाहर से सपोर्ट मिलने की उम्मीद कम है। जी। पाकिस्तान का जो सवाल है, पाकिस्तान को मुबारक हो, ठीक है। पुरानी कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई, यहाँ भिखारी भिखारी मौसेरे भाई हैं। सर मैं वापस लौटकर चाइना की तरफ आती हूँ जहाँ से स्टार्ट किया था। चाइना ने कंबोडिया को बहुत सारे हथियार, मैंने सुना है वो हथियार दागने से पहले वहीं के वहीं फट। जी। भाई उनका तो सीज फायर हो गया, हथियार हथियार जब तक हथियार भेजते तब तक तो सीज फायर हो गया। सीज़ फायर होने के 5 मिनट बाद ही ड्रोन अटैक भी शुरू हो गए। मेरे ख्याल से 50-60 ड्रोन्स भेजे थाईलैंड ने कंबोडिया की तरफ। उसको समझने के लिए आपको युद्ध की रणनीति समझनी पड़ेगी, और ये शायद लोगों को पता नहीं है। कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट आते हैं, बातचीत करते हैं, थोड़ा जोश में बह जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी सीज़ फायर होता है, तो दोनों तरफ की आर्मीज़, चाहे अपनी तरफ की हो या दुश्मन की तरफ की हो, कोशिश करते हैं कि जब तक ये न्यूज़ आगे फैले, तब तक और कितना काम कर लो, ताकि जब टेबल पर आए, तो उसको उतना थोड़ा और ज़्यादा बार्गेनिंग चिप मिलेगा। तो ये वो होती है लास्ट मिनट में। अब जैसे मान लीजिए सीज़ फायर अनाउंस हो गया, मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच में, दोनों जो आर्मीज़ हैं, वो एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे कि कितना हम और निकाल लें, जब तक कि कुछ न कुछ बड़ा ऑर्डर आए कि यार बंद करो इसको। तो ये एक तरीका होता है, एक स्ट्रैटेजी होती है टू बार्गेन ऑन द बार्गेनिंग टेबल। तो ये सब जो ड्रोन अटैक वगैरह होते हैं, ये उसी उसी नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि ड्रोन अटैक में नॉन एट्रिब्यूटेबिलिटी बहुत है। मैंने नहीं ड्रोन फेंका था भाई, किसी और ने, तुम्हारा ही ड्रोन आ गया होगा, तुम्हारे ही किसी फोर्स ने ड्रोन उड़ा दिया होगा। इस तरह की बातें आप कर सकते हैं ड्रोन अटैक्स में। ड्रोन अटैक का यही एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, ठीक है? आप दुश्मन के इलाके में रह करके उनके ऊपर ड्रोन गिरा सकते हैं। ऑपरेशन स्पाइडर वेब का अगर आपने नाम सुना हो, रशिया यूक्रेन की लड़ाई में, वो ड्रोन अंदर ले गए और फिर उन्होंने रशिया के पूरे जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको उनका नुकसान पहुँचाया, जो उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स थे। तो कैसे गए थे? इन्फिल्ट्रेट किया पूरा, रशिया के अंदर गए। अभी कल परसों पुतिन के घर के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई। तो ये सारी चीज़ें इन्फिल्ट्रेट करके की जाती हैं, तो पता, कहने को तो बोलेंगे भाई तुम्हारे घर वालों ने किया है, तुम्हारे अंदर ही पुतिन के जो अपोजिट अपोजिट लोग हैं उन्होंने किया होगा। तो डिनायबिलिटी होती है एक ड्रोन्स की, तो ये इस तरह के हमले हैं। चाइना देखिए कोशिश कर रहा है अपने हथियारों को टेस्ट करने के लिए। उसको बड़ी उम्मीद थी कि शायद बांग्लादेश में लड़ाई हो जाएगी तो वहाँ टेस्ट कर लेंगे।
प्रॉक्सी बनाना चाहते हैं बांग्लादेश को, और बांग्लादेश का जो निकम्मा जो वहाँ पे सीईओ है वो समझ नहीं रहा है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो उसको एक मोहरा बना के लोग, और वर्स्ट कम वर्स्ट पाकिस्तान मोहरा बना रहा है उसको चाइना के बेहस पर। अमेरिका ने उसको गद्दी दी, अब अमेरिका विड्रॉ कर रहा है क्योंकि उसको नुकसान ही हो रहा है। और आपको पता है जो हमारे ट्रंप साहब हैं, वो लड़ाई ज़्यादा करना नहीं चाहते हैं। वो थोड़ा-सा शुरू में मुँह दिखाएँगे, थोड़ा-सा अपना एक बॉम्ब-वॉम्ब गिराएँगे, उसके बाद वो वहाँ से वापस निकलना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। वो स्ट्रैटेजी भी ठीक है, उन्होंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं कि लड़ते-लड़ते वो थक गए हैं, उनके पास उतनी वॉर स्टैमिना नहीं है अपने ट्रूप्स को दोबारा खतरे में डालने के लिए। तो इसी वजह से जो मेरा कहना है कि ठीक है, चाइना कोशिश कर रहा है अपने हथियारों को टेस्ट करने के लिए, टेस्टिंग ग्राउंड बना रहा है, वो मिलेगा नहीं उसको। बिल्कुल सही। और बांग्लादेश को भारत का यूक्रेन बनाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पे भारत ट्रैप हो जाए। द बेस्ट थिंग बिल्कुल, इज़ टू लेट देम डाई देयर ओन डेथ। बट हाँ, बिल्कुल। वहाँ से हिंदूज़ के लिए जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको ज़रूर सर कैटर करने का टाइम आ गया, उसको ध्यान देने का समय आ गया है। देखिए, जहाँ तक हिंदूज़ की बात है, सबने धुरंधर पिक्चर देखी है और उसमें एक लाइन बोली गई थी, अगर 10 दूसरे कम्युनिटी के हैं, वो 10 नीचे चले जाएँगे, अंडरग्राउंड चले जाएँगे, लड़ाई लड़ेंगे। हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है। हम लोग बहुत शांति प्रिय आदमी हैं। हमको उकसाने के लिए, भड़काने के लिए ना कोई बहुत बड़ी ताकत चाहिए जो हमको उकसा सके और भड़का सके। मैं बात कर रहा हूँ कॉमन भारतीय पब्लिक की बात कर रहा हूँ। मैं सबकी बात नहीं, एक महाराणा प्रताप की बात नहीं कर रहा हूँ, एक शिवाजी की बात नहीं कर रहा हूँ, या एक झांसी की रानी की बात नहीं कर रहा हूँ। सबको झांसी की रानी बनने की जो ताकत है, उसको करने के लिए भारत के बहुत सारे लोगों को धक्का देना पड़ता है, तब जाके होता है। यहाँ पे जो हिंदूज़ हैं, मेरा ये मानना है, हिंदूज़ बहुत जगहों पे हैं। हम हर जगह पे उनको बचा नहीं सकते। उन देखिए, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। हमने बांग्लादेश आज़ाद किया क्योंकि मुक्ति बाहिनी वहाँ से लड़ने के लिए तैयार हुई हमारे साथ, और फिर हमने काम किया। उसी तरह से हमको वो एक मादा दिखाना पड़ेगा कि यार मैं डरता नहीं हूँ। आप अंडरग्राउंड जाइए, कैसे भी करिए, अपने आप वहाँ से भाग के आ गए भारत में, मान लीजिए भारत में भाग के आ गए, प्रोटेक्शन मिल गया। कल को जिस तरह से भारत का जो बॉर्डर है, चाहे आप वेस्ट बंगाल ले लीजिए, असम ले लीजिए, या नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा वगैरह, जिस पूरा जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर हरा होता जा रहा है। ये ममता जी है, जो ये लोग जो है, इन लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा। जब जब ये लोग, हम लोग जैसे लोग जब मर जाएँगे, हमारे जो जनरेशन आएँगी, उनको पता चलेगा किस मुसीबत में। जाके यूरोप में देखें, जर्मनी का क्या हाल हो रहा है, बेल्जियम का क्या हाल हो रहा है, फ्रांस का क्या हाल हो रहा है। देखिए, जब तक ये लोग, कल किसी ने वो कुछ एक, अगर हम 5-6 बच्चे पैदा करके, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? आप भी पैदा करिए। सो मेरा कहने का मतलब है कि वी हैव टू एकजुट होना पड़ेगा। अगर आप एकजुट ही नहीं होंगे, आप में ही फूट रहेगी, तो फिर अब क्या, कहाँ से लड़ेंगे? तो हिंदुओं का जहाँ तक सवाल है, हमको उनको सपोर्ट करना है, लेकिन लड़ाई करके करेंगे अगर आप, तो फिर वही आप यूक्रेन, रशिया वाले एंगल में फँस जाएँगे। अभी हमको क्या करना है, चारों तरफ से उसको तैयार करना है ना, बोलते हैं ना, वो मैं इसको बोलता हूँ प्रेशर कुकर बनाना है। बांग्लादेश का मैप देखिए, एकदम प्रेशर कुकर है ये। ऊपर सिटी है सर के, नीचे से आग, पानी की आग निकल रही है, और दाएँ-बाएँ जो है उसका हैंडल है। दाहिनी तरफ एक बड़ा-सा हैंडल दिख रहा है ना आपको, ये प्रेशर कुकर है ये। अब इस प्रेशर कुकर को प्रेशर कुकर बनाने की ज़रूरत हो गई है। पानी से रोक दीजिए, बिल्कुल खत्म। चारों जो जितने भी लैंड क्रॉसिंग्स हैं, बंद कर दीजिए। एनर्जी बंद कर दीजिए। पानी बंद कर दीजिए। इन्फिल्ट्रेशन सील कर दो। अभी भी 1300 किलोमीटर बचा हुआ है। इलाका खराब है, वहाँ पे फेंस नहीं हो सकता, वो अलग बात है। अगर जो आप इलाके को फिज़िकली नहीं बंद कर सकते हो, पेट्रोलिंग बढ़ाइए वहाँ पे। कई सारी ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं।
जिससे कि जो बांग्लादेश के अंदर जो अंदर का जो उनका नया जोश उफन रहा है, सबसे पहले तो वो ठंडा हो, फिर उसके बाद आपने मेंढक मेंढक को देखा है जब गर्म पानी में डालते हैं, एक मेंढक को पानी में डालिए, एक कुकर में और धीरे-धीरे गरम करिए। शुरू-शुरू में उसको बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा मज़ा आ रहा है यार, गरम हो रहा है पानी। हाँ, ख़ास तौर से सर्दी के मौसम में। धीरे-धीरे जब टेम्परेचर बढ़ता है, तब उसको रियलाइज़ हो रहा है यार तो मैं जल रहा हूँ। तब तक इतनी देर हो जाती है कि वो कूद करके कुकर से बाहर नहीं निकल सकता। और अगर आपने कुकर का ढक्कन ऊपर से वो जो सीटी होती है वो बंद कर दी, जो कि लास्ट स्ट्रॉ है पानी का, तो आप सोचिए कि बांग्लादेश का क्या हाल होगा। तो अभी इस तरह के एक्शन की ज़रूरत है। चाणक्य ने पहले भी बताया है, साम, दाम, भेद और दंड लास्ट में। दंड तब देना है जबकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है इनको लाइन पे लाने का। कई बैकडोर डिप्लोमेसी की भी ज़रूरत होती है। तारिक रहमान के साथ कुछ बातचीत करके। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि देखिए कोई परमानेंट फ्रेंड और वो नहीं होता, फ़ो होता है। अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ हमारी दुश्मनी थी। अब हम उसके साथ कुछ कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं? ताकि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आए। जी, तो बिल्कुल ये सही। चीज़ें जो है हमारी कूटनीति सब कुछ लगनी पड़ेगी एक साथ। देखिए अपने आप हिंदूज़ जो है वहाँ पे प्रोटेक्ट होंगे। क्योंकि फिर उनको भी बल आएगा। उनको भी एक जो क्वाड की मैंने बात करी अंडमान में एक हेडक्वार्टर बनाई, वो भी इन सब चीज़ों का एक हिस्सा है। सो पहले फल पकाइए, उसके बाद पेड़ से काटिए और फिर चूस-चूस के खाइए। ये है बांग्लादेश की नीति। जी। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मेरी मदद करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।